गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 33वां सेट है हम लोगों का। इससे पहले 32 सेट कर चुके हैं। 160 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। अधिक तो पॉलिटी ही है, कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस किए हैं, आंसर तक पहुंचने का प्रयास किए हैं, है ना। आज भी 7 क्वेश्चन हैं, सब इकोनॉमी से ही है। क्वेश्चन जो है रुपए की परिवर्तनीयता से एक क्वेश्चन है, एक गरीबी से है, एक कुल प्रजनन दर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट से है, एक मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स से है, एक जनसंख्या से है और एक पूंजी से संबंधित है। जो विभिन्न प्रकार की पूंजी होती है उससे संबंधित है। ये 7 क्वेश्चन हैं। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, ये रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है ना। आप पढ़े होंगे एक एक्सचेंज रेट होता है, विनिमय दर। एक्सचेंज रेट पहले भारत में RBI निर्धारित करता था। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी पहले हम लोग किए थे कि भारत में मैनेज्ड फ्लोटिंग चलता है ना। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है अपनी मुद्रा और विदेशी मुद्रा, है ना। अपनी मुद्रा विदेशी मुद्रा में, और विदेशी मुद्रा अपने देश की मुद्रा में जिस रेट पर बदलता है उसे ही एक्सचेंज रेट कहा जाता है ना। अब इसके लिए 3 तरह की प्रणाली है। एक कंट्रोल्ड है, बल्कि 2 ही कह सकते हैं। कंट्रोल है, RBI जब तय करता है, जब RBI तय करता है तब इसे कंट्रोल्ड फ्लोटिंग कहा जाता है, और जब बाजार तय करता है तब इसे फ्री फ्लोटिंग कहा जाता है ना। रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब हुआ कि जब रुपया विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा रुपया में बिना किसी हस्तक्षेप के बदलता है, उसे ही मुद्रा की परिवर्तनीयता कहा जाता है ना। तो अपनी मुद्रा विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा अपनी मुद्रा में मुक्त रूप से बदलती है। इसे ही मुद्रा की परिवर्तनीयता कहा जाता है। मुद्रा की परिवर्तनीयता का यही मतलब होता है, बिना किसी, रजनी गुड मॉर्निंग, बिना किसी हस्तक्षेप के बदलेगा, उसी को मुद्रा की परिवर्तनीयता कहते हैं। भारत में चालू खाता पर रुपया पूर्ण परिवर्तनीय है, यानी चालू खाता पर जो भी मुद्रा आएगी, संगम खुश रहिए, सुमन गुड मॉर्निंग, वो 100% बाजार के मांग और आपूर्ति के आधार पर बदलेगा। ये 1994 से ही पूर्ण परिवर्तनीय है, अगस्त 1994 से।
चालू खाता पर रुपया को पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है, जबकि पूंजी खाता पर आंशिक परिवर्तनीय है, पूर्ण परिवर्तनीय नहीं किया गया है। जब आता है पूंजी खाता पर विदेशी मुद्रा, तब पूर्ण परिवर्तनीयता ही लागू होता है, लेकिन मुद्रा जब निकलने लगती है पूंजी खाते से, तब आरबीआई हस्तक्षेप करता है। इसलिए ये पूर्ण परिवर्तनीय ना होकर आंशिक परिवर्तनीय है। और ओवरऑल अगर पूछा जाए तो भारत में रुपया आंशिक परिवर्तनीय है, पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, अगर आंशिक है तो पूर्ण नहीं होगा, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रुपए को सोना प्राप्त करना ये नहीं होगा, रुपए के मूल्य को बाजार की शक्ति ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं एवं अन्य प्रमुख मुद्राओं को मुक्त रूप से रुपए में परिवर्तित होने को ही रुपए की परिवर्तनीयता कहा जाता है। भारत में मुक्त रूप देखो यहाँ लिखा हुआ है, भारत में 1994 से ही चालू खाता पर मुद्रा या रुपया पूर्ण परिवर्तनीय है, लेकिन पूंजी खाता पर आंशिक परिवर्तनीय ही रखा गया है। इसलिए ओवरऑल भारत में रुपया पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है, है ना। तो आंशिक ही है। इसमें एक चीज और जानने वाली है कि पूर्ण परिवर्तनीयता पर सुझाव के लिए तारापुर एसएस तारापुर समिति बनी थी। ये समिति 1997 में बनी थी, फिर भी किया नहीं गया है। जो कहा है वही स्वीकृत है कि धीरे धीरे कीजिए, एकाएक करना अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम का विषय हो सकता है ना। तो यही होगा, रुपए का अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राओं में तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से बिना किसी हस्तक्षेप से बदलने को ही मुद्रा की या रुपए की परिवर्तनीयता कहा जाता है। मुक्त रूप से होना चाहिए। दूसरा, सापेक्ष गरीबी। गरीबी दो प्रकार से, माप के आधार पर दो प्रकार का कह सकते हैं। एक सापेक्ष गरीबी होती है और दूसरी निरपेक्ष गरीबी होती है ना। सापेक्ष गरीबी में औसत निकालकर गरीबी का आकलन होता है। किसी भी क्षेत्र की जो लोग रह रहे हैं, उनके जीवन स्तर और आय का एक औसत निकाल लिया जाता है, और जो लोग उस औसत के नीचे जीवन बसर कर रहे होते हैं उन्हें गरीब माना जाता है। ये सापेक्ष गरीबी में होता है ना। जबकि निरपेक्ष गरीबी में स्वतंत्र मानदंड तय किया जाता है के आधार पर गरीबी का आकलन होता है। स्वतंत्र मानदंड होता है वहां, जैसे भारत में किया जाता है कि 2100 कैलोरी 2300 कैलोरी है ना, एक माप रहा है, 2100 1800 ऐसे करके रहा है। अब उसके नीचे जिनका ऊर्जा खपत कम है गरीब माना जाएगा, जो लोग उसके ऊपर हैं गरीब नहीं माना जाएगा। या 822 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में, 1000 रुपया शहरी क्षेत्र से में जिनका कम है प्रति मासिक आय, मासिक व्यय, उपभोग व्यय, उन्हें गरीब माना गया है। या विश्व बैंक का जो आकलन होता है $2.15 प्रतिदिन, अगर इससे कम आय है तो उसे गरीब माना गया है। तो ये सब निरपेक्ष गरीबी ही है।
है ना। और इस तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ सापेक्ष गरीबी जो होती है, चूंकि तुलनात्मक अध्ययन है गरीबी का, तो ये समाज में जो असमानता होती है उसे दर्शाया जाता है। तो इससे समाज की असमानताएं, आर्थिक असमानताएं उभर कर सामने आ जाती हैं। अगर असमानता ज़्यादा है तो गरीबों की संख्या भी अधिक दिखाई जाएगी। तो ये असमानता को ही सामने लाता है ना, जिसे गिनी गुणांक के द्वारा दर्शाया जाता है। ऐसे करके आता है गिनी गुणांक, 0 है, ये है, यहाँ पर असमानता 0 होता है, यहाँ पर सर्वाधिक होता है। तो गिनी गुणांक के द्वारा दर्शाते हैं, है ना, या फिर लॉरेंज वक्र के द्वारा भी दर्शाया जाता है। सापेक्ष गरीबी को लॉरेंज वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये समाज में जो आर्थिक विषमताएं हैं और असमानताएं हैं उसकी ओर इशारा करता है रिलेटिव पॉवर्टी। तीसरा, कुल प्रजनन दर, है ना, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। क्या होता है ये? जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या, इसको औसत संख्या तो नहीं, कुल संख्या अगर लिख देते हैं तब ये जन्म दर हो जाता है। उसमें भी आपको 1000 लिखना पड़ेगा, है ना, तो ये तो ऐसे ही कट जाता है। प्रति दंपति ये भी नहीं होता है, दंपति के आधार पे आकलन नहीं होता है ना। प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या, इसी को TFR कहा जाता है। यही TFR है। दूसरे तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक महिला द्वारा अपने पूरे जीवन काल में जन्म लेने वालों शिशुओं की संख्या से इसका संबंध होता है। औसत संख्या को ही TFR कहा जाता है, टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है ना। अब यही है टोटल फर्टिलिटी रेट। इसमें यह है कि अगर TFR 2.1 होता है तब क्या होता है? स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त होता है। स्थिर जनसंख्या के लिए TFR 2 पॉइंट यानी प्रति महिला बच्चों की संख्या 2.1 होना चाहिए, तब स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है ना। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया था, इसमें भारत का TFR 2.0 बताया गया था। हालांकि सैंपल सर्वे था, 66,000 या कुछ लोगों पर किया गया था। तो 2.1 यानी स्थिर जनसंख्या से थोड़ा कम ही है, 2.1 से कम ही है, 2.0 ही है। और इसमें लेकिन भारत में सबसे अधिक बिहार में दिखाया गया था। बिहार में अभी भी उस सर्वे के अनुसार 3.1 है टोटल फर्टिलिटी रेट, इसलिए जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक बिहार में रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या नहीं होगा, प्रति दंपति जन्म देने वाले बच्चों की संख्या भी नहीं होगा। यहाँ दंपति शब्द का प्रयोग है ही नहीं, यहाँ केवल महिला पर गणना की गई है। और प्रति महिला बच्चों की कुल औसत संख्या ये TFR होता है। केवल गणना में महिला को ही लिया गया है, दंपति शब्द का प्रयोग नहीं होता है ना। तो प्रति महिला बच्चों की जो औसत संख्या होती है इसी को TFR कहते हैं। स्थिर जनसंख्या के लिए TFR 2.1 होना चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार भारत का TFR 2.0 कहा गया है, उसमें बिहार का सबसे ज़्यादा है 3.1, है ना। बिहार है, लगता है मेघालय है, मध्य प्रदेश भी है, यूपी भी है।
सबका 2.1 से ज़्यादा है, बिहार सबसे ज़्यादा है इसमें। तीसरा, नीति आयोग द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI है ना, कौन सा कथन असत्य है? यह चर्चा नीति आयोग द्वारा UNDP के सहयोग से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संस्था का नाम है, इसके सहयोग से ही, एक और भी इसमें सहयोग है, ये तो सही है, इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी सहयोग होता है, UNDP खुद भी जारी करता है और उसमें भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का सहयोग होता है। तो UNDP खुद भी जो जारी करता है उसमें भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होता है, जो नीति आयोग जारी करता है इसमें भी UNDP और ऑक्सफोर्ड का सहयोग रहता है, तो ये सही है। निर्धनता में 11.28% की कमी आई है, यही कथन इसमें गलत है। 11.28% की कमी नहीं आई है ना, बल्कि इतनी गरीबी भारत में रह गई है, कमी जो है, गरीबी में जो कमी आई है वो 17.89% है। 17 तो सही है, बाद वाला में थोड़ा हम भी कंफ्यूज हैं, लेकिन इतना गरीबी में कमी इतनी आई है और 11.28% अब भारत में BPL आबादी रही है। ठीक है। तीसरी बात, इस चर्चा में निर्धनता का आकलन 12 सही है ना, 12 सही है। UNDP खुद जो MPI निकालता है उसमें 10 कंपोनेंट ही होते हैं, इसमें 12 कंपोनेंट हैं। जैसे है क्या कि गरीबी का जो आकलन होता है 3 के आधार पे होता है, एक शिक्षा के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे और जीवन स्तर के आधार पे। इसमें शिक्षा में 2 अवयव हैं, स्कूलिंग वर्ष और स्कूल में उपस्थिति। स्वास्थ्य में भी 2 हैं, पोषकता और शिशु मृत्यु दर। जीवन स्तर में 6 है यहाँ, जैसे ईंधन है, पेयजल है, स्वच्छता है, परिसंपत्ति है, बिजली है और आवास है। 6, 4, 10 हुआ है ना। UNDP इसी के आधार पे गरीबी का आकलन करता है, इसी 10 के आधार पे। नीति आयोग ने इसमें 2 कंपोनेंट अपनी ओर से जोड़कर तब गरीबी का आकलन करना शुरू किया है। इसमें स्वास्थ्य में एक जोड़ा गया है, मातृ मृत्यु दर, ये नीति आयोग वाला में शामिल है, और जीवन स्तर में एक जोड़ा गया है, बैंक खाता, है ना। तो इसमें 12 हो जाता है, 12 के आधार पे आकलन है, इसलिए ये सही है। उत्तर तो मिल गया है आपका, असत्य यही है। और इस परिचर्चा के अनुसार 2013-14 से 2022-23 के दौरान सर्वाधिक प्रतिशत निर्धनता में कमी बिहार में आई है। कितना? 13.21% बिहार में कमी है।
अगर संख्या के हिसाब से देखिए तो यूपी में सबसे ज़्यादा कम हुआ था 3.77 करोड़, दूसरे नंबर पर बिहार था 2.25 करोड़। गरीब जनसंख्या गरीबी रेखा से बाहर आई थी बिहार में, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक गरीबी में कमी बिहार में ही हुआ था, है ना। तो इसका उत्तर होगा 11.28% अब बीपीएल आबादी बच गई है। जो गरीबी में कमी आई है वो 17.89 है या 28 कुछ ऐसे ही है, उतनी की कमी आई थी। तो यही इसका सही उत्तर होगा। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ की द्विवार्षिक वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या 170 करोड़। उसके बाद भारत की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, 20 करोड़ अभी जनसंख्या और बढ़ना है ना। तब 170 होगा, उसके बाद भारत की जनसंख्या घटेगी। ये 170 करोड़ जनसंख्या 2062 में होने का अनुमान वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स में व्यक्त किया गया है। तो 2062 इसका उत्तर होगा। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन था, है ना। 2062 में इस रिपोर्ट के अनुसार, है ना, एवरेज एज पूरी दुनिया का 73.3 अभी वर्ष बताया गया है। एवरेज एज 73.3 वर्ष पूरी दुनिया का है। आगे, नए विचारों या इनोवेशन पर आधारित किसी कारोबार को शुरू करने के लिए एकदम स्टार्टिंग में जिस पूंजी की आवश्यकता होती है, क्या कहा जाएगा वो? बताइए कोई आदमी, कौन सी पूंजी कही जाती है? देखो, एक स्थिर पूंजी होती है, ये व्यवसाय शुरू करने की आरंभिक पूंजी है। कोई भी व्यवसाय शुरू करना होता है, कारोबार शुरू करना होता है, तो पूंजी की आवश्यकता होती है। सी, है ना, इसे स्थिर पूंजी कहते हैं। लेकिन ये जो है प्रारंभ करने वाली पूंजी, ये सामान्य व्यवसाय के लिए है। नए विचारों पर जो आधारित कोई भी कारोबार होता है जिसे स्टार्टअप कहा जाता है, तो स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, है ना, नया विचार पर जो शुरू होगा, इस पूंजी को आधारित व्यवसाय, ये जोखिम पूंजी कहलाता है। जोखिम पूंजी वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल इसीलिए भारत सरकार की कोई योजना है ना, 2016 में शुरू हुई है, स्टार्टअप योजना। वो स्टार्टअप योजना के लिए सरकार जो मदद करेगी, लोगों को फंडिंग करेगी, उसके लिए जो फंड बनाया गया है उसे वेंचर कैपिटल फंड नाम भी दिया गया है ना। इस पूंजी में जोखिम अधिक होती है। नया व्यवसाय अगर नहीं चला तो सारी पूंजी खत्म हो जाती है। चला तो क्या होगा, फिर वो धन देने वाला पेड़ बन जाएगा। जब इच्छा है बोरा लेके जाइए, 2-4 बोरा भर के ले आइए। नहीं तो जोखिम पूंजी के रूप में जो एकत्रित धन होता है, इसे सीड मनी कहा जाता है। सीड मनी, जैसे मान लो किसी ने कार का कोई मॉडल बनाया और मॉडल सक्सेस हो गया,
तो लाखों कार बिकेंगे। जब पैसा कमाने का मन हुआ 10-20 को बना के बेच दिए, पैसा आ गया। मान लो दवा का कोई इन्वेंशन कर दिया, उस दवा पर करोड़ों अरबों दवा बनकर बिकेगा, है ना। वैसे आप लोग जो पढ़ते हैं, आपके जो गार्जियन आप पर पूंजी लगा रहे हैं, ये जोखिम पूंजी ही है, ध्यान रखिएगा। जोखिम पूंजी है, चेक बाउंस भी हो सकता है या फिर सीड मनी भी बन सकता है। वो आपको तय करना है कि बाउंस करवाइएगा कि सीड मनी बनाइएगा। नहीं, किसी भी पद पे पहुंच जाइएगा तो सीड मनी ही होगा। जब मन हुआ तब लेके रोड पर निकल गए तो कुछ झाड़ झूड़ के ले आए इधर उधर से, नहीं, जब मन हुआ। एकदम यही रहता ही है बिहार में, तो देखिए रहे हो स्थिति, बस बच के कमाते रहना है। तो सीड मनी बनाना है कि चेक बाउंस करवाना है। अभी तो आपको चेक के रूप में मिल रहा है कि जिसके से कोई तो पकड़ाएगा ही ना, मरोड़ लेंगे पूरा, जितना लगाए हैं सूद सहित तो वापस लेंगे बोनस के साथ। तो वो तो बोनस होगा ही, नहीं तो बाउंस भी करेगा या फिर सीड मनी बनेगा। तो जोखिम पूंजी ही होता है। एक है क्रियाशील पूंजी। कोई भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, उसके अधिकतम क्षमता को दोहन के लिए जो अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है वो सक्रिय या क्रियाशील पूंजी कहलाती है। व्यवसाय शुरू करना है तो स्थिर पूंजी सामान्य व्यवसाय के लिए, और व्यवसाय में जो क्षमता है उसका अधिकतम दोहन करने के लिए जो अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है वो क्रियाशील पूंजी कहलाती है ना। शुरू करने के लिए सामान्य व्यवसाय, लकीर का फकीर बोला, स्थिर पूंजी, और व्यवसाय की अधिकतम क्षमता के दोहन के लिए अतिरिक्त पूंजी। ये हो जाता है क्रियाशील या सक्रिय पूंजी कहलाता है। नहीं, और नए विचार पर आधारित व्यवसाय की शुरुआत के लिए जोखिम पूंजी। है ना। स्थिर पूंजी के ही तरह होता है, बस केवल जा रहा है, दिख रहा है या दिखने में कुछ दिक्कत हो रही है। कल से ही कुछ नेट का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और शेयर के जरिए बाजार से एकत्रित की जाने वाली अधिकतम पूंजी इसे कहते हैं अधिकृत पूंजी। इसका निर्धारण सेबी करता है। कोई भी कंपनी बाजार से शेयर के जरिए अधिकतम कितना पूंजी इकट्ठा करेगी उसी को अधिकृत पूंजी कहते हैं। इसका निर्धारण सेबी के द्वारा किया जाता है ना। इस पर लाभ देर से मिलता है। व्यवसाय शुरू कीजिएगा
तो तुरंत तो आना नहीं शुरू होगा। इसलिए स्थिर पूंजी पर व्यवसाय लाभ देर से होता है, इस पर लाभ जल्दी होता है क्योंकि व्यवसाय चल रहा होता है। जोखिम पूंजी नाम से ही स्पष्ट है कि जोखिम है, सीड मनी कहलाएगा। और ये तो सेबी द्वारा निर्धारित अधिकतम पूंजी है, कोई भी कंपनी बाजार से इकट्ठा कर सकती है, ठीक है ना। और अंतिम क्वेश्चन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FII या PII में जो धन लगा रहता है ना, जो मुद्रा लगी रहती है, वो किस प्रकार की मुद्रा होती है, कैसी मुद्रा होगी? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी है। बताइए, सुमन है, रजनी है, संगम है, बताइए भाई कौन सा होगा? देखो, दुर्लभ मुद्रा जो होती है, गर्भ नहीं लिखाएगा भाई, गर्भ लिखाएगा, गलती हो गया है, गर्भ मुद्रा। है ना। दुर्लभ मुद्रा वो होती है जिसकी मांग अधिक हो और आपूर्ति उसकी तुलना में कम हो, तो दुर्लभ होगा, प्राप्त करने में दिक्कत होती है। विकसित देशों की मुद्रा दुर्लभ ही होती है। सुलभ मुद्रा जिसकी मांग कम होती है और उससे ज़्यादा उसकी आपूर्ति हो जाती है, रुपया, भारतीय रुपया, सुलभ मुद्रा है। नहीं, मांग मुद्रा यानी कॉल मनी या नोटिस मनी, ये बैंकों के बीच काफी कम अवधि के लेन देन में प्रयुक्त होने वाली मुद्रा को कहा जाता है। तो बीच अल्पकालिक लेन देन की मुद्रा, और हॉट मनी गर्म मुद्रा, ये जिसमें पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। और पलायन करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक शेयर बाजार में लगे धन में ही होता है। शेयर बाजार में लगी मुद्रा सबसे अधिक हॉट मनी होती है, उसमें सबसे अधिक पलायन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और FII या FPI दोनों एक ही होता है, अंतर नहीं है। हिंदी में कहा जाता है विदेशी संस्थागत निवेश। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही भारत में निवेश कर सकते हैं, फाइनेंशियल पेपर में, शेयर में, बॉन्ड में, डिवेंचर में, इसलिए इन्हें संस्थागत कहा जाता है। तो शेयर बाजार में जो विदेशी निवेशक आकर निवेश करते हैं मुख्य रूप से वही FII होता है। और शेयर बाजार में लगा हुआ धन, लगी हुई मुद्रा सबसे अधिक पलायन करने की प्रवृत्ति रखती है, इसलिए सबसे अधिक हॉट मनी उसी को कहा भी जाता है। तो FII है ना, इसको ऐसे लिख लो थोड़ा सा, FII या FPI विदेश के निवेशकों किया गया निवेश।
सर्वाधिक है ना, इसलिए FII या FPI में लगी मुद्रा क्या होगा, हॉट मनी होगा, है ना, यही हॉट मनी है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं फिर से। रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब है कि रुपया विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा अपने मुद्रा में यानी रुपया में बिना किसी हस्तक्षेप के यानी मुक्त रूप से बदलता हो, उसे को रुपया की परिवर्तनीयता कहा जाता है। भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाता पर रुपया पूर्ण परिवर्तनीय है, लेकिन पूंजी खाता पर आंशिक परिवर्तनीय ही है, इसलिए भारत में रुपया पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, दूसरा, सापेक्ष गरीबी तुलनात्मक रूप से गरीबी का अध्ययन होता है। इससे समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को, जीवन स्तर में अंतर को देखा जाता है, पता चलता है। इसे लॉरेंज वक्र या गिनी गुणांक के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तीसरा, कुल प्रजनन एक महिला द्वारा अपने पूरे जीवन काल में जन्म देने वाले बच्चों की संख्या से इसका संबंध होता है। प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या कुल प्रजनन दर कहलाता है। अगर प्रजनन दर 2.1 है तो अर्थव्यवस्था में देश में स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर 2 है। हालांकि जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, 2 है, सैंपल सर्वे है, इसलिए पूरी तरह रिजल्ट सामने नहीं आ पाता है। उसमें से सबसे अधिक 3.1 बिहार का रहा है ना। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स शीर्ष 2005-6, इसमें नीति आयोग, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNDP के सहयोग से इस सूचकांक का प्रकाशन करवाता है। इसमें गरीबों की संख्या में 27.something% की कमी आई है और भारत में कुल BPL आबादी 11.28% अब रह गई है। 12 अवयवों के आधार पर यहाँ गरीबी का आकलन किया गया है और प्रतिशत गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा बिहार में कम हुई है, लगभग 13.21%। 10 अवयव यही है, इसमें से नीति आयोग ने एक ये जोड़ा है और एक ये जोड़ा है ना। नीति आयोग का ये 2 है अलग से, बैंक खाता और मातृ मृत्यु दर। शेष 10 UNDP के MPI में भी शामिल होता है ना। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या 170 करोड़ 2062 में होगा। इसके बाद भारत में जनसंख्या में कमी आएगी, ये कहना है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है उसके अनुसार। नए विचारों पर आधारित, इनोवेशन पर आधारित जो कारोबार होता है उसे शुरू करने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे वेंचर कैपिटल या जोखिम पूंजी कहा जाता है। सामान्य कोई व्यवसाय शुरू करना है उसके लिए जो आरंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं स्थिर पूंजी। कोई व्यवसाय चल रहा है उसकी अधिकतम क्षमता का दोहन करने के लिए जो अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है उसे क्रियाशील पूंजी या सक्रिय पूंजी कहा जाता है।
और कोई भी कंपनी बाजार से अधिकतम कितना पूंजी इकट्ठा कर सकती है, उसका जो मैक्सिमम लिमिट होता है उसे अधिकृत पूंजी ऑथराइज्ड कैपिटल कहा जाता है ना। स्थिर पूंजी पर लाभ देर से प्राप्त होता है, सक्रिय पूंजी या क्रियाशील पूंजी पर लाभ जल्दी प्राप्त हो जाता है, और जोखिम पूंजी से प्राप्त जो धन होता है उसे सीड मनी कहा जाता है, बीज मुद्रा कहा जाता है। अगर सफलता मिल गई तो फिर वो बीज के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, लगातार होता रहता है। और अंतिम FII या FPI, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या विदेशी संविभाग निवेश कहा जाता है। ये मुख्य रूप से शेयर बाजार में किए गए निवेश को FII कहा जाता है, और शेयर बाजार में जो लगा धन होता है उसमें सबसे अधिक पलायन करने की संभावना रहती है, प्रवृत्ति रहती है। इसलिए FII के रूप में प्राप्त जो धन होता है वो गर्म मुद्रा होती है, इसके पलायन करने की संभावना सबसे अधिक रहती है। इसका दो प्रभाव पड़ता है, एक तो विदेशी मुद्रा भंडार पर भी प्रभाव पड़ता है, दूसरा शेयर बाजार भी लुढ़क जाता है, और तीसरा रुपया के मामले में रुपया की तुलना में डॉलर का मूल्य भी बढ़ा देता है ना। तो उपयोगी है, आता है। आजकल हर देश चाहते हैं कि हमारे यहाँ FII आवे, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी कई पड़ने लगते हैं अर्थव्यवस्था पर। तो यही आज का 7 क्वेश्चन था, समाप्त हुआ। कल फिर हम लोग 7 क्वेश्चन इकोनॉमी के साथ इसी समय 11:30 बजे मिलेंगे, तो फिर 7 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।